हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहला जो वीडियो था इसमें हम पढ़ रहे थे राजवंश के बारे में, वो इनकम्प्लीट रहा था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसने की थी? वो थी वीरराज फोर्ट। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? वो थी वीरराज चतुर्थ। वर्तमान टोंक जिले में बिसलपुर कस्बा एवं बिसलपुर सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल के चौहान का स्वर्ण भी कहा जाता है। साहित्य और सीतापति की सेवा कर उसने संपादक राज्य का स्तर ऊपर उठाया। वीरराज चतुर्थ ने जवालीपुर का नाम जवालापुर परिवर्तित किया। दिल्ली के शिवालिक कबीले से ज्ञात होता है कि वीरराज चतुर्थ ने मल्लेश्वर को बार बार पराजित किया। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्खनन करवाया गया था? तो वो थे वीरराज चतुर्थ। ठीक है, किस चामान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया था? वो थे वीरराज फोर्ट। विख्यात स्मारक डायदिन का झोपड़ा तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो था वीरराज चतुर्थ। बिसल देव वीरराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला एवं मंदिर सरस्वती कंठाभरण का निर्माण करवाया, जिसे तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने डायदिन का झोपड़ा मस्जिद के रूप में परिवर्तित 1198 में कर दिया था। डायदिन का झोपड़ा मूलतः संस्कृत कॉलेज था। पहला डायदिन का झोपड़ा अवस्थित है अजमेर में। डायदिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? संस्कृत पाठशाला के नाम से। उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद में परिवर्तित किया था? वो था डायदिन का झोपड़ा। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? वो था सोमेश्वर। ठीक है, अनुराग के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजुलिया अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गरी और पृथ्वीराज के मध्य। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा 1177-1192 ईस्वी में चौहान राजवंश का प्रसिद्ध राजा जिन्होंने तराइन करनाल हरियाणा के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गुरी शहाबुद्दीन गोरी को पराजित किया था। तराइन के युद्ध द्वितीय 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुए। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संगोदिया के प्रेम संबंधों को माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन इन वर्ष 1192 में वह उसे हार गया। वो था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो वो 2 युद्ध लड़े गए थे। इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? वो था 1191 में। कौन सा किला महान चौहान शासकीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? वो था किला राय पिथौरा। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसे किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम राय पिथौरा किला रखा था। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? वो था सारंगधर। जबकि विद्यापति गौड़ वागीश्वर जनार्दन विश्वरूप ये सारे के सारे उनके दरबारी विद्वान थे। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन लेखक जयानक चंद्रवरदायी जनार्दन आशाधर विद्यापति गौड़ विश्वरूप व पृथ्वीराज आदि थे। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? वो था चंद्रवरदायी। कदम्बास या कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? वो थे पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर के चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, जिसका जन्म 1166 ईस्वी में विक्रम संवत 1223 में गुजरात के तत्कालीन राजधानी अनहिलपट्टन में हुआ था। पिता सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में इसकी माता कर्पूरी देवी इन्हें संरक्षक की भूमिका निभाई थी। उस समय कदम्बास कैम्बवास या कैम्बवास उसका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बास था। कर्पूर देवी किस राजपूत शासक की माता थी? वो थी पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, फिर आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। वो था परमारी देवी। ठीक है, फिर आ जाता है पृथ्वीराज ने 1182 ईस्वी में भरतपुर मथुरा क्षेत्र में मंडनगन के विद्रोह का अंत किया था तथा महोबा के चंदेल शासक परमारी देवी को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया एवं उसके कई गांव अपने अधिकार में ले लिए। आल्हा और उदल महोबा के चंदेल शासक परमारी देवी के 2 वीर सेनानायक थे, जो अपने शासक से रूठ कर पड़ोसी राज्य में चले गए थे। जब 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया तो परमारी देवी ने अपने दोनों वीर सेनानायकों के पास यह संदेश भिजवाया कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया है। दोनों परमारी वीर सेनानायक पृथ्वीराज के विरुद्ध युद्ध में वीरता से लड़ते हुए अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ वीरता को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज पंजू नारायण कछवार को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त कर लौट आए।
भंडारकों का पुनरुत्थान नवन निम्न में से किसने किया था? वो था पृथ्वीराज तृतीय। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासन किसे नियुक्त किया था? वो था पंजू राय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? वो था भीमदेव सेकंड। ठीक है। सन 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार और पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई एवं चौहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत हुआ। ठीक है। चौहान की रणथंभोर शाखा का प्रवर्तक था, तो वो था गोविंदराज। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। रणथंभोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था वो तो वाग्भट एवं हमीर। ठीक है। वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश रणथंभोर और आक्रमण किया, जिसे वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसकी दिल्ली पर वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाग्भट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। हमीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें 16 युद्ध में वह विजयी रहा। 17वें तथा अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। रणथंभोर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो वो ईस्वी थी 1290। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जाहिन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारा गया और तुर्क सेना रणथंभोर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के लिए मजनिक सेवा तथा गरगश बनाने की व्यवस्था की गई, परंतु उसे लेने के सभी प्रयत्नों में असफलता मिलने के कारण सुल्तान को दिल्ली लौट जाना पड़ा। सुल्तान की सेना लौटते ही हमीर ने जाहिन का पुनर्धिकार कर लिया। सुल्तान ने 1292 ईस्वी में दोबारा किले को लेने का प्रयास किया। जाहिन की विजय के इससे जलालुद्दीन खिलजी रणथंभोर दुर्ग का घेरा डाल लिया। अमीर खुसरो एवं बनने की तारीख है फिरोजशाही के अनुसार दुर्ग के जीतने के जलालुद्दीन के समस्त प्रयास असफल रहे। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्ग को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। सुल्तान के लौटने पर हमीर ने जाहिन पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है। रणथंभोर के किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाहिन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? वो था हमीर। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो वह था जलालुद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया था। सुल्तान के विद्रोह को शरण देने के कारण रणथंभोर शासक हमीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह एवं कैबुक को शरण देने के कारण एवं हमीर द्वारा राज कर बंद कर देने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभोर पर आक्रमण किया। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभोर दुर्ग में शरण दी थी? वो था मीर मोहम्मद शाह। रणथंभोर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किस के मध्य हुआ था? तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य। रणथंभोर का युद्ध 1301 ईस्वी में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर के सेनापति रतिपाल, सेनानायक रणमल तथा एक अधिकारी सुरजन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभोर पर अधिकार किया था? तो वो था 1301। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभोर का शासक कौन था? तो वो था हमीर। हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभोर का पतन त्वरित हुआ था? वो था रणमाल और रितिबल। 1380 ईस्वी में रणथंभोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वो थे नुसरत खां। रणथंभोर पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी, जिसके नेतृत्व उलगू खां और नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेना अध्यक्ष हिंदू वाट पार कर जाहिन लेने में सफल हो गया। जब नुसरत खां प्राचीरों की तोड़फोड़ में लगा हुआ था कि किले से आने वाले गोले के वार से वह मारा गया। रणथंभोर की विजय को उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो वो था उलगू खां। जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? ठीक है, वो था चाचिक देव। ठीक है, चाचिक देव 1257-1282। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चाचिक देव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद तथा बलवन का समकालीन था, जिन्होंने इसको किसी प्रकार से सताने का प्रयास नहीं किया। ठीक है। राजस्थान का प्राचीन प्रथम राज्य था चौहान राज्य कौन सा था? वो था नाडोल। नाडोल के चौहान की शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति राज का पुत्र लक्ष्मण चौहान था, जिसने 1960 ईस्वी में लगभग चावड़ा राजपूतों से स्वतंत्र होकर चौहान वंश की स्थापना की। शाकंभरी के चौहानों के बाद यह प्रथम चौहान राज्य था। यह पहला चौहान कालीन नगर है जहाँ इतने विशाल स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। एक मिट्टी के बर्तन पर शाला भंजिका का अंकन है। ठीक है। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान
नाम जालोर की चौहान शाखा में मिलेंगे। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वो था कीर्तिपाल। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल कीतु ने 1181 ईस्वी में के लगभग जालोर को परमाणु से छीनकर अपने अधिकार में लेकर स्वतंत्र शासक बना बैठा। वह जालोर शाखा के चौहान वंश का प्रथम संस्थापक था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जावालीपुर और किले का सोनगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते हैं। इसी पर्वत के नाम से चौहान की एक शाखा सोनागढ़ कहलाई। जालोर पर सोनागढ़ चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार किया था? वो थे परमार। कन्नड़ देव कहाँ का शासक था? वो था जालोर का। जालोर के चौहान वंश के कन्नड़ देव की महत्वपूर्ण घटना अलाउद्दीन खिलजी के साथ चलने वाला दीर्घकालीन दीर्घकालीन संघर्ष 1205 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक था। जालोर के अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? कन्नड़ देव था। ठीक है, फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? तो वो था कन्नड़ देव प्रबंध के अंदर। ठीक है, पद्मनामी द्वारा लिखित कन्नड़ देव प्रबंध में जालोर के चौहान कन्नड़ देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी मध्य संघर्ष वीरमदेव एवं अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम प्रसंग अध्यय वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? होता शिवाना। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम जालोर अभियान 1308 ईस्वी शिवाना दुर्ग का पतन। अलाउद्दीन ने 2 जुलाई 1308 ईस्वी में एक सेना किले को फतह करने के लिए नियुक्त कर दी। सुल्तान ने इस विजय के बाद शिवाना दुर्ग का अधिकार कमालुद्दीन गुर्ग को सौंपा और उसका नाम खैराबाद रखा। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का द्वितीय अभियान 1311 ईस्वी। जालोर का पतन कन्नड़ देव अलाउद्दीन खिलजी व मध्य लड़ा गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहा। इस तरह जालोर के सोनगढ़ चौहान वंश का पतन हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर विजय के बाद उसका नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? तो उसने रखा था जलालाबाद। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? सोनगढ़ चौहान वंश का उसने अंत कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के विजय को कलमना के साथ रखिए। तो सबसे पहले उसने जीता था रणथंभौर का युद्ध, फिर रणथंभौर जीता था, फिर जालोर, फिर चित्तौड़, फिर शिवाना। ठीक है, रणथंभौर उसने जीता था 1301 ईस्वी के अंदर। ठीक है, फिर जो चित्तौड़गढ़ है फिर उसने जीता था 1303 ईस्वी में। शिवाना जीता था 1308 में और जालोर जीता था 1311 ईस्वी में। चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है पृथ्वीराज चतुर्थ। ठीक है, फिर आ जाता है पृथ्वीराज द्वितीय, फिर आ जाता है सोमेश्वर 3rd नंबर पे, फिर आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय। चौहान शासकों का कालक्रम क्रमशः वासुदेव चौहान, गोवर्क विग्रहराज फर्स्ट, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज थर्ड, विग्रहराज प्रथम, अजयराज तृतीय, 1123 से अर्णोराज 1133 से 55 ईस्वी तक, विग्रहराज फोर्थ 1158 से 1163 ईस्वी तक, पृथ्वीराज सेकंड, सोमेश्वर पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो उसमें फिर ये पूरे के पूरे सीक्वेंस वाइज ही है। फर्स्ट आ जाता है पृथ्वीराज, अजयराज, अर्णोराज। ठीक है, विग्रहराज फोर्थ। चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट पे आ जाता है अजयराज, सेकंड पे आ जाता है अर्णोराज, थर्ड पे आ जाता है विग्रहराज चतुर्थ, फोर्थ पे आ जाता है पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, फिर आ जाता है चौहान शासकों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो फर्स्ट पे आ जाता है हमारा चामुंड राज, सेकंड पे आ जाता है दुर्लभ राज तृतीय। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाता है विग्रहराज तृतीय, फिर फोर्थ पे आता है पृथ्वीराज फर्स्ट। ठीक है, कोटा राज्य का संस्थापक था तो वो था माधो सिंह। राजस्थान के कानपुर तथा उद्यानों का नगर नाम से विख्यात इस औद्योगिक नगरी की स्थापना माधो सिंह ने की थी। अभिलेखों के अनुसार बूंदी के राजा जय सिंह के पुत्र ने जब 1264 ईस्वी में चंबल के पूर्वी किनारे के शासक कोटिया भील को मारकर इस भूभाग को अपने अधिकार में कर लिया था, तो उन्होंने कोटिया भील के नाम पर इस स्थान का नाम कोटा रखा था। ठीक है, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया था? भील शासक कोटिया। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में। कोटा के शासक महाराव
राम सिंह के शासनकाल में महाराजा तथा उनके दीवान व फौजदार झाला मदन सिंह झाला जालिम सिंह का पौत्र के मध्य शासन के अधिकारों को लेकर अत्यधिक मनमुटाव हो जाने पर अंग्रेजी सरकार ने सन 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के 17 परगने लेकर झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत गठित कर दी तथा झाला मदन सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा स्थापित यह राजस्थान की दूसरी स्वतंत्र रियासत पहली 1817 ईस्वी में टोंक में थी। नई रियासत झालावाड़ की राजधानी झालरापाटन पूर्व नाम पाटन बनाई गई। फिर आ जाता है अंग्रेज ने मांगरोल युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? जालिम सिंह। ठीक है, फिर हम देखते हैं कोटा महाराव के किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के मध्य प्रशासनिक अधिकारों को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंग्रेजों द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा के साथ की गई गुप्त संधि के अनुसार राज्य के प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग झाला जालिम सिंह एवं उसके वंशज करेंगे तथा महाराव उमेश सिंह एवं उसके वंशज राज्य के शासक बने रहेंगे। महाराव किशोर सिंह इस संधि को रद्द कर स्वयं सत्ता हाथ में लेकर शासन करना चाहते थे, जबकि जालिम सिंह अपने अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। अतः अक्टूबर 1821 ईस्वी में महाराव किशोर सिंह और झाला जालिम सिंह के बीच बारा के पास मांगरोल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की मध्य स्थिरता से किशोर सिंह एवं जालिम सिंह के मध्य 12 नवंबर 1821 को एक समझौता हो गया। समझौते के अनुसार महाराव के निजी कार्यों में झाला जालिम सिंह हस्तक्षेप नहीं करेगा और झाला के राजकाल में महाराव का दखल नहीं होगा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से जालिम सिंह का प्रशासन सर्वो हो गया। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? बूंदी के उमेद सिंह का था। ठीक है, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में वहां के बुद्ध सिंह की कछवाई रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया था। उमेश सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया। ठीक है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो फर्स्ट है वो सही नहीं है। वह कोटा राज्य का शासक था, वो कोटा राज्य का शासक नहीं था। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। उसने पिंडारियों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। ठीक है, झाला जालिम सिंह 1769 से 1823 ईस्वी में 1817 ईस्वी में कोटा के शासक राव उमेश सिंह के समय जालिम सिंह झाला। ठीक है, फिर कोटा राज्य का प्रशासक था। मराठों, अंग्रेजों और पिंडारियों अच्छे संबंध होने के कारण कोटा इनसे बचा रहे। उसने सर्वप्रथम अंग्रेज से 1817 ईस्वी में सहायक संधि की। 1762 से 1768 तक झाला जालिम सिंह कोटा से हटा दिए गए। तब वे उदयपुर की सेवा में रहे। जालिम सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर उदयपुर महाराणा इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया व जागीर दी। चौहान वंश के संस्थापक सरमल की राजधानी क्या थी? सिरोही। ठीक है, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रावर्ती। बाद में सहमल 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनवाकर तभी महाराणा कुंभा ने सिरोही अपने अधीन कर लिया। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक चौहान के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? तो हर्षचरित नहीं है। सूर्जन चरित्र, पृथ्वीराज विजय हमीर काव्य सब देती है। पृथ्वीराज विजय हमीर महाकाव्य, सूरज चरित्र आदि ग्रंथों के में चौहानों के सूर्यवंश से बताया है, जबकि हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृत प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें हर्षवर्धन का जीवन चक्र का वर्णन मिलता है। ठीक है, अब मेवाड़ गुहिल सिसोदियावस निम्नलिखित में कौन सा विद्वान गुहिल ब्राह्मणों उल्लेखित के सिद्धांतों के विरुद्ध है? तो वो है G.H. ओझा। वह क्या है? डॉक्टर गौरीशंकर ने ओझा गुहिलों को सूर्यमल मानते हैं, जबकि D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ, ठीक है, मेवाड़ को गुहिला का वह ब्राह्मण वंश मानते हैं। ठीक है, नैन्सी की कुख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? 24। मुणोत नैन्सी ने अपनी कुख्यात मुणोत नैन्सी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। कर्नल जेम्स टॉन ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मंडल के
उपसार के संग्रहालय के आधार पर गुहिलों की 24 शाखा को माना है। कविराज श्यामलदास ने गुहिलों की 34 शाखा बताई है। बापा रावल का मूल नाम था काला भोज। ठीक है, बापा रावल 1734 से 1753 ईस्वी का मूल नाम काल भोज था। इन्हें बापा रावल की उपाधि इनके गुरु हरित ऋषि ने दी। 1734 ईस्वी में बापा रावल ने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमौर्य को हराकर मेवाड़ में गुहिल साम्राज्य की नींव डाली, अतः इसे गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? वो था बापा रावल। 1734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था जो बाद में बापा रावल द्वारा मारा गया? वो था मानमौर्य। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? गुहिल। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह गुहिल वंशीय गहलोत रावल शाखा के अंतिम शासक थे। निम्न से कौन सा कालक्रम किस दृष्टि से सही है? ठीक है, तो इसका आंसर है जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। मेवाड़ के जैत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी तक। ठीक है, तेज सिंह आ जाते हैं 1253 से 1273 ईस्वी तक। समर सिंह आ जाते हैं 1273 से 1302 तक। ठीक है, हमें आ जाते हैं 14वीं पीढ़ी में जैत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, मोक्कल कुंभा। जैत्र सिंह था मेवाड़ का शासक। मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम है हमीर, छत्र सिंह, लक्ष्य सिंह, लाखा, मोक्कल। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1303। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि सिंगल द्वीप को राजा गंधर्व सेना व रानी चंपावती की पुत्र रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1303 ईस्वी को पर आक्रमण किया। लगभग 7 महीने के घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर रतन सिंह को बंदी बनाया। गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल पद्मिनी का भाई द्वारा मुक्ति के प्रयास के दौरान रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूतों स्त्रियों के साथ जोहर किया, जो मेवाड़ का प्रथम एवं राजस्थान का दूसरा शाखा कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावती के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपावती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञात है कि मोक्कल शाक्य में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के बाद के साथ थे जिसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह में किया है। ठीक है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फतूह है। 1303 में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह था अमीर खुसरो। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था, वो थी पद्मिनी। 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? अलाउद्दीन खिलजी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? पद्मिनी की। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। व्याख्या, चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया। निम्न में कौन सा सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? ठीक है, वो थे राणा हमीर। राणा हमीर 1326-1364 तक इन्होंने मेवाड़ के द्वारा के सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हमीर ने सिंगोली के युद्ध चित्तौड़गढ़ में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था। महाराणा कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिय टीका में तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हमीर को ऋषभ घाटी पंचानन विकट आक्रमण में सिंह में सदृश्य का है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के एक ही शासक द्वारा दी गई थी, राणा कुंभा द्वारा। मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? वो है राणा हमीर। मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी खान से खनन प्राप्त हुआ था? लक्ष्य सिंह। महाराणा लखा के राजस्व काल में जिले के जावर गांव में चांदी की खनन निकाली गई जिनसे चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा, जिनके राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई। सूर्ण प्रबंधक लेखक है कुंभा का। सूर्ण प्रबंधक कुंभा रचित इस रचना में गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा राज्यश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों नामालेख है। इसे रसिक प्रिया का पूर्वक ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किससे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? महाराणा कुंभा। ठीक है, कुंभा ने संगीत मीमांसा सूर प्रबंधक नामक संगीत ग्रंथ की रचना की। कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध
कृति गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका, चंडी शतक की व्याख्या, टीका एवं संगीत के रत्नाकर की टीका लिखी। इसके अतिरिक्त कुंभाबार नाटकों के रचयिता थे, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्र एवं कटोरी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का पता चलता है। इन्होंने एकलिंग महाकाव्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के चैतन्य कवि कान्य व्यास ने लिखा की रचना की। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामकाज, रतिशा, सातंग, शुद्ध प्रबंध, संगीत क्रम, दीपिका, नवीन, गीत गोविंद, वाद प्रबंध, संगीत शुद्ध, नवरत्न कोश, हरि वार्तिक है। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो वह है, यह सीक्वेंस वाइज ही है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर्ण प्रबंध, रसिक प्रिया। शुद्ध प्रबंध किसने लिखी थी? कुंभा ने। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो ये सारे हैं। फर्स्ट वन आ जाता है संगीत राज, सेकंड वन संगीत मीमांसा, थर्ड वन शुद्ध प्रबंध। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? कुंभा ने की थी। ठीक है। महाराजा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही का उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका है शुद्ध प्रबंध, चंडी शतक। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो वह है संगीत कलाकार। ठीक है, यह रचित नहीं है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आ सकते हैं? तो वह है फोर्थ, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। वे संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 में। ठीक है, संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूजिक के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में रत्नकोश में विभाजित किया गया है। पाठ्य रत्नकोश, नृत्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश, वाद रत्नकोश, रस रत्नकोश। रत्नकोशों को उल्लासों में एवं उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त है। इस ग्रंथ के पाठ्य रत्नकोश में कुंभा की वंशावली का वर्णन है। निम्न में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो राजवल्लभ नहीं है, जबकि संगीत राज, रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा। ठीक है, ये सब उनके द्वारा रचित है। कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उनके प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु। ठीक है, इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो ग्रंथ है और दूसरी तरफ है विषय वस्तु। तो फर्स्ट ग्रंथ है रूपमंडन, मूर्तिकला विषयक 6 अध्याय। देवमूर्ति प्रकरण, रूपावतार, मूर्ति निर्माण, प्रतिमा स्तंभना, इसके 8 अध्यायों में से। वास्तुमंडन, वास्तुकला। ठीक है, वास्तु सार, दुर्ग भवन, नगर निर्माण, राजप्रसाद। गोदंड मंडन, धनुर्विद्या, शकुन मंडन, शगुन अपशगुन। वेद मंडन, व्याध्या व निधान। प्रसाद मंडन, देवालय निर्माण कला। राजवल्लभ मंडन, सामान्य नागरिकों के आवासीय गुहों से लेकर राज प्रसाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन। ठीक है, शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? वो है मूर्तिकला से। मंडन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की गई है। ठीक है, तो सभी की गई है, जैसे राजवल्लभ है, रूपावतार है, देवमूर्ति प्रकरण है, वास्तुसार है। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो वह है वास्तुसार, थर्ड नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। प्रसाद मंडन भी है, रूप मंडन भी है, कला मंडन भी है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना से नहीं है? तो कलानिधि नहीं है, बाकी सभी ग्रंथ है, जैसे नृत्य रत्न कोश है, रसिक प्रिया है, शुद्ध प्रबंध है। ठीक है, अब देखो मंडन के पुत्र गोविंद के कलानिधि धोरण द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना। कलानिधि देवालयों के शिखर विज्ञान पर केंद्रित, जिसे शिखर रचना शिखर के अंग उपांगों के संबंध में कदाचित एकमात्र स्वतंत्र कहा जा सकता है। आयुर्वेद के रूप में गोविंद की रचना समुच्चय के विभिन्न व्यवधियों के निर्धारण व उपधार की विद्या के लिए किस राजा के को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सूरता, छाप गुरु, रायन एवं दान गुरु की उपाधि दिया जाना जाता है? ठीक है, तो उसका आंसर है थर्ड, राणा कुंभा। महाराणा कुंभा को प्राप्त
उपाधियाँ, ठीक है। अभिनव भट्टाचार्य नव भारत संगीत के में कुंभा के विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि। नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को नव्य भरत भी कहते हैं। हाल गुरु गिरी दुर्गों को स्वामी होने के प्रदान की गई उपाधि। राजगुरु राजाओं की शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण कहलाए। टोडरमल कुंभा को है अश्व अशन गजपति और नरेश पैदल सेना का अधिपति होने कहलाए। नाटक राज का कर्ता नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण। राणा राजस्व विद्वान का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को प्रदान की गई उपाधि। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों को हिंदूपति बादशाह की यह उपाधि प्रदान की गई। शैलगुरु शस्त्र यह भाला का उपयोग सिखाने एवं फिर है नंदी केशव रावतार नंदी केशव के मत का अनुसार कहने के कारण कहलाए। उपयुक्त के अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान परम गुरु चाप गुरु धनवीरता का शिक्षक सुरग्राम निरक्षक निर्भय आदि उपाधि भी दी गई है। राजगुरु दान गुरु हाल गुरु परम गुरु उपाधियाँ किस शासक की है, तो वह राणा कुंभा की। फिर आ जाता है इनमें में से कौन सा शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो थे कुंभा। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधियाँ प्राप्त हुई है अभिनव भट्टाचार्य की। निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, तो वो था मुनि जी इन विजय सूरी, ये नहीं थे। जबकि नाथ था मुनि सुंदर सूरी टिल्ला भट्टिया सब थे। कुंभा के दरबारी साहित्यकार मंडन गोविंद नाथ था, सारंग व्यास सुंदरगणी टिल्ला भट्ट तथा कुंभा कालीन प्रसिद्ध जनाचार्य में भुवन सुंदर सूरी सोम सुंदर सूरी जयशंकर सूरी मुनि जिनसेन सूरी भवन कीर्ति सोमदेव सुंदर सूरी मुनि सुंदर माणिक्य आदि प्रमुख थे। जिन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे वो थे मुनि जैन सेन सूरी, ठीक है। राणा कुंभा को निम्न वाद्य यंत्रों में किस दक्षता की हासिल थी, वीणा की। महाराणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा वीणा बजाने में निपुण था। संगीताचार्य श्री शनंग व्यास कुंभा के संगीत गुरु थे। हीरानंद मुनि को कुंभा अपना गुरु मानते थे और उन्हें कविराज की उपाधि दी। कुंभा की पुत्री रमाबाई को वागीश्वरी संगीत प्रेम के कारण कहा गया। कुशाला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया स्थित है कहाँ, बदनौर के अंदर, ठीक है। महाराणा कुंभा ने वर्तमान ब्यावर जिले पूर्व में भीलवाड़ा के बदनौर में कुशल माता का मंदिर बनवाया जिसे बैराट माता का मंदिर जाट बैराट भी कहते हैं, ठीक है। वह कौन सा मेवाड़ मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी, वो था महाराणा कुंभा, ठीक है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ राज्य के कुल 24 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ राजसमंद अचलगढ़ आबू बसंती दुर्ग सिरोही प्रसिद्ध है। मेरों के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कोल्लर और बदनौर के निकट बैराट दुर्गों की स्थापना की गई। मोहम्मद का दुर्ग बनवाकर भीलों की शक्ति को नियंत्रित किया। कुंभा ने कई जर्जर दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाया। इसी कारण कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक भी माना जाता है। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है, वो है राणा कुंभा। इनमें से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, तो वह है गागरोण, बाकी सब है। कुंभलगढ़ बसंती दुर्ग मचान दुर्ग। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था, वो था महाराणा कुंभा। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है, वो है माउंट आबू। महाराणा कुंभा को कितने किले के निर्माण का श्रेय है, 32। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित 122 फीट ऊंचे 9 मंजिले इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा सुल्तान महमूद खिजवी सारंगपुर युद्ध की विजय की स्मृति में करवाया था 1440 से 1448 ईस्वी में, ठीक है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई थी जिसे राणा स्वरूप सिंह ने पुनर्निर्मित करवाया है। इसको प्रशस्तियों में कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह खुदा हुआ है। इसका निर्माण कार्य जेता तथा उसके पुत्र नामा
पोमा तथा पुंजा के निर्देशन में किया गया है तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का प्रशस्तिकार कवि अथरी था। जेम्स स्टोन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत माना है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया है। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही है। यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ठीक है, और है इसे जेता की मूर्ति उत्कीर्णित है। विजय स्तंभ के बारे में सही कथन सुनिए। यह 9 मंजिला है, ठीक है, यही कथन इसका सही है, ठीक है। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिलों का है, ठीक है, तो ये 9 मंजिला। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? 1949 को। 9 मंजिला के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? विष्णु को, ठीक है। महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? महमूद खिलजी। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग पुनर्निर्माण किसने कराया था? राणा स्वरूप सिंह ने। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा हुआ था? मेवाड़ मालवा। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा कुंभा एवं मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच हुआ, जिसमें कुंभा की विजय हुई। ये दोनों ही राज्य के पड़ोसी और राज्य के विस्तार के इच्छुक थे। मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ शत्रु महपा पंवार को आश्रय प्रदान किया। कुंभा ने महपा पंवार मेवाड़ को सौंपने के लिए एक पत्र लिखा, लेकिन महमूद खिलजी शरणागत को लौटाना स्वीकार नहीं किया। अब दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें महमूद खिलजी की पराजय हुई, ठीक है। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? मालवा के महपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना, ठीक है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो वो था महमूद खिलजी। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? नागौर विवाद। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण नागौर विवाद था। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खान के मरने पर उसका पुत्र शम्स खान नागौर का स्वामी बना, परंतु उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खान ने नागौर पर अधिकार कर लिया। शम्स खान कुंभा की मदद से फिर से नागौर का स्वामी बन गया। शासक बनते ही उसने राणा से संबंधित विच्छेदित कर दिया और शर्त के प्रतिकूल नागौर के किले की मरम्मत करवाने लगा। महाराणा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी। शम्स खान गुजरात के सुल्तान की सहायता से महाराणा कुंभा की सेना का मुकाबला करने लगा, परंतु उसकी सेना हार गई और नागौर पर मेवाड़ का अधिकार स्थापित हो गया। अब गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन को अपनी सेना की हार की सूचना मिली तो वह स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु चला। चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी। चंपारण चंपेनेर की संधि, ठीक है, 1456 ईस्वी में हुई थी, खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य। इसके अनुसार मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण करेगी तथा विजय के उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लिया जाएगा। इस संधि के अनुसार कुतुबुद्दीन शाह चित्तौड़गढ़ के लिए चला गया और मार्ग में आबू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। महमूद मालवा की तरफ से राणा के राज्य में घुसा। 1456 ईस्वी में दोनों की संयुक्त सेना ने राणा के विरुद्ध युद्ध किया, लेकिन कुंभा को नहीं हरा सका। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदुपत कहा था? संगा ने, ठीक है। महाराणा संगा 1509-1528 संगा भारतीय इतिहास में हिंदुपत नाम से विख्यात है। कर्नल जेम्स स्टोन ने राणा सांगा को सिपाही का अंश कहा है। महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के परम यशस्वी महाराणा कुंभा के पुत्र तथा महाराणा रायमल के पुत्र थे। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1485 को तथा राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ था। अजमेर के करमचंद पवार ने सांगा को उनके बड़े भाइयों से बचाकर अज्ञातवास में रखा था तथा राज्याभिषेक से पूर्व तक वे सांगा के आश्रयदाता बने थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? वो था खातौली का युद्ध, ठीक है।
पिपलरा तहसील कोटा का युद्ध 1517 ईस्वी राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा विजयी रहा किंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसको इब्राहिम लोदी का खातौली के युद्ध में पराजित किया था? वो था राणा सांगा। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था? वो था इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। खातौली के युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन रॉन्ग है? तो वो खातौली के युद्ध ये मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित स्मारक महत्व का स्थल था। ये गलत है, ये सही नहीं है। बाकी जो भी कथन है वो सारा है। यह सांगा में इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। ठीक है, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम के पुत्र को बंदी बनाया था। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। गागरोन का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। ठीक है, गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519। सांगा ने मेदिनीराय का गागरोन दुर्ग दे दिया, अतः मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय एवं गुजरात के मुजफ्फर शाह से मिलकर गागरोन दुर्ग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में सांगा को निर्णायक विजयी प्राप्त हुई। महमूद को बंदी बना लिया, लेकिन बाद में राणा ने उसके साथ मानवीय व्यवहार करते हुए उसे क्षमादान देकर मालवा लौटा दिया। इस युद्ध में पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध का आरंभ हुआ। मालवा को मेवाड़ से अपनी ही भूमि पर पराजय मिली। निम्न में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? वो था मोहम्मद खिलजी द्वितीय। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे कौन थे? महमूद लोदी और हसन खां। बाबर से पराजित होने के बाद कुंभा अफगान सेनापति जैसे हसन खां मेवाती महाराणा सांगा में शरण में आए। ठीक है, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? बयाना के युद्ध में 16 फरवरी 1527 को सांगा ने बाबर की सेना को हराया, बयाना दुर्ग पर कब्जा किया। बाबर ने इस हार का बदला लेने के लिए सांगा पर पुनः आक्रमण कूच किया। बयाना की विजय के बाद सांगा ने सीख जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सीकरी का मार्ग पकड़ा। वह भुसावर में मार्ग 1 माह ठहरा, लेकिन इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य संचालन का माध्यम मिला। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? वो था 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में राणा सांगा एवं मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। खानवा का मैदान आधुनिक भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में गंभीर नदी के किनारे है। खानवा के युद्ध में राणा की सेना में अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जयसिंह का पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर का राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा बारमल, मेड़ता का रायमल, राठौड़ राय सिंह सलहदी अंतिम समय पर समर्थन वापिस, चंदेरी का मेदिनीराय, नागौर का खानाजादा, सिरोही का खलास, वागड़ का डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलमूर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव, मेड़तिया, देवलिया का रावत भाग सिंह, नरबदहाड़ा वीर सिंह, देव गोकुल दास परमार, जाला अज्जा आदि सम्मानित थे। राणा सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले पाती पेरवन की राजपूत परंपरा को पुनर्जीवित करके राजस्थान के प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। सांगा अंतिम हिंदू राजा थे जिनके सेनापति में सब राजपूत जातियां विदेशियों को भारत से निकालने के लिए सम्मानित हुए। निम्न कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? वो थे राजा बारमल, ईडर और वीरमदेव, मेड़तिया। ठीक है, इनमें से कौन सा खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? दो थे महमूद लोदी थे, हसन खां थे, मालदेव थे, मेदिनीराय थे, सारे के सारे ही थे। ठीक है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? वो था महमूद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुल दास परमार। निम्न कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? वो था खानवा का युद्ध। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? वो था राव कल्याणमल। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदल कर बाबर का
साथ दिया था वो था सलहदी। रावत जग्गा एवं रावत भाग किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव गंगा। जब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ तो राव गंगा ने अपने पुत्र राव महादेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक भेजकर राणा सांगा की मदद की। ठीक है, अब बात करते हैं खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो वो थी मालदेव। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनके राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? होता है झाला अज्जा। ठीक है, खानवा युद्ध के दौरान राणा सांगा के सिर पर एक तीर लगा जिससे वे मूर्छित हो गए। तब झाला अज्जा को सब राज चिन्हों के साथ महाराणा के हाथी पर सवार किया और उसकी अध्यक्षता में सारी सेना लड़ने लगी। झाला अज्जा ने इस युद्ध संचालन में अपने प्राण दिए। थोड़ी देर में महाराणा के न होने की खबर सेना में फैलने से सेना का मनोबल टूट गया। बाबर की विजय हुई। ठीक है, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था? सांगा में रण की कुशलता की कमी। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा की प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का समय देना था। राजपूतों की युद्ध की तकनीक भी पुरानी थी। वे बाबर की युद्ध की नवीन व्यू रचना तुल्यगमा पद्धति से अनभिज्ञ थे। बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें थी जिससे राजपूत सेना की बड़ी हानि हुई थी। रायसेन के सलहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध के अंतिम दौर में सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ चले गए थे। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर हुआ था? मांडलगढ़। ठीक है, 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने का उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1528 को। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना था? राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह 1528-1531 उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य का शासक बना। 1531 में राणा रतन सिंह और सुजरमल हाड़ा ने रिया उत्सव आखेट खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों आपस में मारे गए। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ में किस वर्ष हमला किया था? 1533। चित्तौड़गढ़ का युद्ध 1533 से 1535। 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर इस राणा सांगा के द्वितीय पुत्र विक्रमादित्य 1531-36 ईस्वी में शासन था। चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं समय पर सहायता नहीं कर सका, अतः कर्णावती ने सुरसुंग संधि की 24 मार्च 1533 को सुल्तान चित्तौड़ से लौटकर 1534 में सुल्तान ने फिर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस पर हुमायूं भी बहादुर शाह के विरोध लड़ने हेतु चित्तौड़ की तरफ प्रवार किया एवं ग्वालियर पहुंचकर वहीं रुक गया। विक्रमादित्य की रक्षा का भार देवालिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाघ सिंह को सौंप बूंदी चला गया। अतः किले का पतन जानकर रानी कर्मावती ने राजपूत स्त्रियों के साथ जोर किया तथा राजपूत योद्धा लड़ते मारे गए। यह घटना चित्तौड़ का दूसरा साका के नाम से जानी जाती है। मार्च 1535 में बहादुर शाह ने किले पर अधिकार कर लिया, मगर हुमायूं के आने की खबर सुनकर उसने चित्तौड़ छोड़कर अतः विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 1533 में विक्रमादित्य चित्तौड़ का पुनः शासक बना। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? वो तो क्या? फिरोज शाह तुगलक ने। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था? वो था कर्मावती ने। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का लड़ा था उदय सिंह था। ठीक है, उदय सिंह 1537-1572 ईस्वी के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 12 अक्टूबर 1567 में। ठीक है, उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाज बहादुर को ऐसे शरण दी जब अकबर उसे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था। उदय सिंह चित्तौड़ का भार जमल और पत्ता पर छोड़ स्वयं ने उदयपुर में मोर्चा लगाया। अकबर का चित्तौड़ घेरा काफ़ी लंबा चला
लंबा चला, लेकिन बदकिस्मत से एक दिन रात को दीवार की मरम्मत करते समय जैमल अकबर के संग्राम नामक बंदूक की गोली से मारा गया। जैमल और पत्ता की वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनके पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। 25 फरवरी 1558 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। यह चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कब किया गया, तो वो किया गया था 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ था, 1568 में। ठीक है। मेवाड़ के उस राणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी, तो वो था महाराणा उदय सिंह। ठीक है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या थी, कुंभलगढ़। उदय सिंह की रानी जयवंती बाई पाली नरेश अखिराज सोनगरा की पुत्री की कोख में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय संख्या 1597 रविवार को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल जूनी कचहरी में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था, वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था, 9 मई 1540 में। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक सर्वप्रथम हुआ था कब, गोगुना में। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात मान सिंह ने यही अपनी सेना का पड़ाव डाला था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात महाराणा प्रताप का राज्य तिलक गोगुना में महादेव बावड़ी पर राणा प्रताप का 32 वर्षीय की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया, जहाँ आज एक छोटी छतरी बनी हुई है। कहते है कि महाराणा प्रताप का विविध राज तिलक कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी, वो थी 1572 में। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। मेवाड़ के इस शासक को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने निम्नलिखित प्रस्ताव भेजे थे। पहला संधि प्रस्ताव सितंबर 1572 में जलाल खां कोरची के नेतृत्व। ठीक है। RBSc कक्षा 10 में नवंबर 1572। दूसरा जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में। तीसरा अक्टूबर 1573 में राजा भगवंत दास और चौथा है दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था, जलाल खां को। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किसने किया था, भगवंत दास ने। ठीक है। अकबर ने किसको शिष्ट मंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर ले, टोडरमल। कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है, ठीक है। सभी मानते हैं राज्य प्रशस्ति, राज्य प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। वो लड़ा गया था 18 जून 1577 को। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। यह युद्ध हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनौर गांव राजसमंद में हुआ था 18 जून 1577 विक्रम संख्या। ठीक है। 1633 द्वितीय ज्येष्ठ शुद्धि स्त्रोत्र राजबोर्ड की पुस्तक 21 जून 1576 स्त्रोत्र हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अनुसार राजस्थान सरकार के प्रकाशन राजस्थान थ्रू द एज वॉल्यूम 2 गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान इतिहास। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, सादड़ी का जाला विदा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के अनुसार बड़ी सादड़ी के जाला मित्रा मान सिंह ने प्रताप का अलियांतर वीरगति को प्राप्त हुए। प्रताप बंदी नहीं बनाए जा सकते, राज प्रशस्ति, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास आदि राजस्थानी स्रोत हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा यह दावा किया गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की नहीं वरन महाराणा प्रताप की विजयी हुई है। इसके पीछे सरकार ने राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय में उदयपुर में मीरा महाविद्यालय को प्रोफेसर इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा के शोध का हवाला दिया है। इसके अनुसार युद्ध के अगले साल तक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के आसपास गांवों की जमीनों के पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए गए थे। जमीनों के पट्टे जारी करने का अधिकार केवल राजा का था। इस युद्ध का वर्णन युद्ध में एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी के मुंतखब तारीख में किया गया है। हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है, तो है मुंतखब
उथ तवारीख के अंदर हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? तो वह है राजसमंद में। ठीक है, फिर आ जाता है वीर वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो वो थी 80,000। ठीक है, फिर आता है वीर विनोद में उल्लेखित है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार मान सिंह के अधीन 80,000 सैनिकों और प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे। नैन सिंह के अनुसार मान सिंह के पास 40,000 सैनिक और प्रताप के पास 9 से 10,000 सैनिक थे। युद्ध में उपस्थित इतिहासकार बदायूं के अनुसार मान सिंह की सेना 5,000 सैनिक तथा प्रताप की सेना 3,000 घुड़सवार थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? तो वो थे राम सिंह तंवर, राम शाह बिरदाजाला, राव कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप की सेना का जनरल प्रताप की सेना के कमांडर मुस्लिम सेनापति थे। ठीक है, हकीम खां सूरी हरावल भाग का नेतृत्व, सलम्बर खां घोड़ावत, कृष्णदास ग्वालियर, राजा शमशाद तोमर तंवर और उसके 3 पुत्र शालीवान भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह सादड़ी झाला विद्या, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत संघ झालामान सिंह थे तथा भील नेता पूजा भील सेना के पीछे वाले चंदावल भाग का नेतृत्व पूर्ववीर गोपीनाथ चौरण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ मामाशाह, ताराचंद प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। ठीक है, अकबर की सेना का जनरल आसफ खां, अकबर की सेना के कमांडर मुगल सूबेदार मान सिंह, राणा प्रताप के भाई जगमाल शक्ति सिंह सगर, मुगल सेना में हरावल सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम खां कर रहा था। उसके साथ मोहम्मद बख्शी रफी, जगन्नाथ कछुआ, आसफ खां चंदावल भाग का नेतृत्व माधो सिंह कछुआ अग्रिम मिहत्तर खां कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था? मान सिंह फर्स्ट ने। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी कर रहे थे। कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल के दस्ते में शामिल थे? तो वो थे पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, चारण जैसा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था, वो था राणा पुंजा। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो अबुल फजल ने कहा। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम हाथी युद्ध, अबुल फजल, खमनोर का युद्ध, बदायूनी, गोगुंता का युद्ध। कर्नल जेम्स टोड, मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? मेवाड़ की थर्मोपोली। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंता का युद्ध किसने कहा है? तो वो कहा है अबुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, फिर बात करते हैं महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद नाम था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के प्रमुख हाथी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था, अकबर के हाथी का नाम हवाई था। अन्य प्रसिद्ध हाथी लूणा, गजमुख, गजराज, रन मदार, खंडराव, चक्रवात। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे लूणा, राम प्रसाद, गजमुख, गजराज एवं रनमदार। हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया था? हल्दी घाटी। किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया था? चावंड सराड़ा तहसील, सलूमठ जिला। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके उन्होंने चावंड को लूणा से विजय कर अपने अधीन किया था। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाती की राजधानी ही रहा। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड कब स्थापित की थी? 1585 में। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी किया? चावंड। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य में स्थित स्थल राजा महाराणा प्रताप से संबंधित था। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को
मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगल द्वारा घाटियों में स्थित 4 स्थान छावनियों यथा देवल डूंगरपुर की घाटियों में दबारी उदयपुर देसूरी पाली और दिवेर व्यवहार सर्वाधिक था। दिवेर में शासक ताने मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया था? 24 वर्षों तक किया था। महाराणा प्रताप 1572 से महाराणा प्रताप ने 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप सिंह ने 28 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष के पतन चढ़ाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष 26 वर्ष 9 महीने में चावड़ में देहांत हुआ। सलमपुर जिले की बडोली गांव केजड़ बाग की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार हुआ। उनकी छतरी निर्माण अमर सिंह प्रथम बनी हुई है। ठीक है, फिर आता है दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो दिवेर का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान के मध्य। ठीक है, दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर के से प्रारंभ किया था। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ था, जिसमें प्राप्त विजय रही है। 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा था। दिवेर का युद्ध। ठीक है, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ के आक्रमण के लिए भेजा? 3। अकबर ने मेवाड़ को विजयी कराने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा था। शाहबाज खां ने 1578 से 1580 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान जारी किए थे। मेवाड़ प्रताप के विरुद्ध मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ने किया था। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान मान सिंह फर्स्ट को सबसे पहले भेजा था 1576 ईस्वी के अंदर। भगवान दास मान सिंह एवं कुतुबुद्दीन ऐबक गए 1576 में। फिर अकबर 1577 में। शाहबाज का 15 अक्टूबर 1577, शाहबाज का 15 दिसंबर 1578, शाहबाज का 15 नवंबर 1589। ठीक है, अब्दुल रहीम खान दिसंबर 1580 ईस्वी में। जगन्नाथ कछुआ अंतिम अभियान 1584 और 85 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर के महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे थे? अब्दुल रहीम खाना, ठीक है, शाहबाज खाना और जगन्नाथ कछुआ। फिर आ जाता है 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? शाहबाज खान ने। ठीक है, फिर आता है कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रूर होकर अकबर ने 1570 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में एक सेना मंडल की ओर भेजी। ठीक है, फिर बात करते हैं शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। लंबे समय तक उसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मान सिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1578 एवं 1589 में शाहबाज खान ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित कथनों में से सही है, तो जो सही है ना वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित कर जहाजपुर को जागीर प्रदान की। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुला को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण
दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हो गया था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया, लेकिन जालोर के अखेराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया था। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जाजपुर और पीछे आदि की जागीर दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनियत रहा कि 4 महीने के बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा। 13 अक्टूबर 1577 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। अकबर सेना सहित गोविंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों से चले गए। नवंबर के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वहां प्रताप को नहीं पकड़ सका। अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेनानायक को मारकर गोविंदा को पुनः कब्जा कर लिया। अकबर ने आमेर के राजा बारमल के छोटे पुत्र जगमाल कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल मेवाड़ के विरुद्ध रवाना किया, लेकिन जगन्नाथ को कोई भी सफलता नहीं मिली। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छठपुत्र कार्रवाई उसे निरर्थक करने लगी और बड़े अभियान के लिए अवकाश नहीं मिल सका। ठीक है, नहीं निकाल सका। 1586 और 1596 तक 10 वर्ष अवधि में प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया। अघोषित संधि कहा जा सकता है, अथवा अपने विश्वासघात अकबर द्वारा परोक्षित स्वीकृति। अतः टॉमस ने कहा, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। ठीक है, फिर बाद में है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन है सर टॉमस रो का। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर प्रशासन किसे सौंपा था? तो वो सौंपा था आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। ठीक है, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर जाजपुर की जागीर प्रदान की थी? जगमाल को। सूत्रधार मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किसे रचना है? तो इसका स्टार मार्क है ये क्वेश्चन। व्यवहार के रचयिता चक्रपाणि मिश्र, वास्तु मंजरी के रचयिता मंडन के वारी नथा है। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूलतः ग्रंथ की रचना की वह है चक्रपाणि पक्षर। ठीक है, महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र विश्व वल्लभ 9 अध्याय ज्ञान विज्ञान विषयक मुहूर्ता माला राज्याभिषेक पद्मवती व्यवहार जैन मुनि हेमरतन सूरी गोराबदल पद्मिनी चरित्र चौपाई सीता चौपाई महिपाल चौपाई अमर कुमार चौपाई लीलावती हेमरतन चौपाई कबीर दुर्सा आडा ने प्रताप पर विरुद्ध हरि एवं चारण कवि माला संधु ने जलुणा लिखे। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो वह था चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वह है दमयंती प्रकरण। ठीक है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? हुआ है अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620। 9 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 1597 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर से संघर्ष तथा 1605 से 1615 तक जहांगीर ने संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 जनवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर की संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों के से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर सिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा की ओर से मुल्ला शुक्ला हरिदास जाला एवं शुभकरण सम्मिलित हुए। वार्ता दल ने आसान चार्ता पर एक संधि का मसौदा तैयार किया, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? वो था जहांगीर।
निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत करवाई थी? होती महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम 1628-1652 ईस्वी। इनके काल में जगन्नाथ राय जगदीश का वैभव, विष्णु का पंचायन मंदिर, अर्जुन की निगरानी की सूत्रधार सुधार बाणा और उनके पुत्र मुकुंद की प्रदक्षा में बना। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब का निर्माण करवाया। जगमंदिर में जनाना महल और आदि बनवाकर उसका नाम अपना नाम पर जगमंदिर रखा। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की खातिर, जबकि 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? वो था राज सिंह। ठीक है, राज सिंह 1652-1680। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टिक्का दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर दावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को संभालते हुए दारों को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर है। इसी कारण परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। ठीक है, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था? वो महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ और गठबंधन में मेवाड़ का शासक था, वो था महाराणा राज सिंह प्रथम। अब बात करते हैं हम दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों ने मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ के आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियां का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह स्वीकार कर लिया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ों का साथ दिया था? वो था महाराणा राज सिंह। किस राजपूत शासक ने विजय कट कांतु की उपाधि धारण की थी? वो था महाराणा राज सिंह। ठीक है, प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कातु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? वो था राज सिंह प्रथम। नाथद्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा की श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन में यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया है। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? होता सियार। निम्न में किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? होता महाराणा राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने बादशाह औरंगजेब 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं का जजिया लगाने, मूर्तियां तुड़वाकर और अत्याचारों पर प्रबल विरोध किया था। 1689 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का मुख्य कारण था औरंगजेब द्वारा 1689 में हिंदुओं पर जजिया कर लागू करना। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष विरुद्ध प्रारंभ हुआ? 1680। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया था? राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस राजपूत के राज के साथ विवाह करने का कारण औरंगजेब का नाराज था? ठीक है, तो वह था चारुमती किशनगढ़ के राजा रूपमती की पुत्री, जिसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इच्छानुसार धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध 1660 में विवाह किया था। बादशाह और औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मान सिंह ने विवश होकर उससे संबंध करवा दिया था। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था, तो इसका है स्टार मार्क। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन था। राज सिंह 1653 ईस्वी में शाहजहां से मिला तथा औरंगजेब के शासनकाल में इसकी मृत्यु हुई। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ की किस महाराणा के सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह। ठीक है,
राणा राज सिंह जब मेवाड़ के प्रथम शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया था। सहेलियों की बावड़ी का निर्माण करता थे, वो थे संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सीसारामा गांव में वैद्यनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कविया कन्नीदास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे लाख से प्रसाद दिया। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा वह कव्य में आकर वीर राठौर दुर्गादास को मारवाड़ से निकाले जाने पर वह महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी एवं फिर रामपुरा एवं हाकिम नियुक्त किया। वहां वीर दुर्गादास का निधन हो गया। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए थे? जगत सिंह। ठीक है, जगत सिंह द्वितीय 1734-1761 इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए उन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए थे। जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा था। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था? तो वो थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी उदयपुर की राजकुमारी थी। इनकी सगाई जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ हुई थी। उदयपुर के शासक जगत सिंह इन पर अपना अधिकार मानते थे। कृष्णा कुमारी का विवाह को लेकर मारवाड़ जोधपुर के मान सिंह राठौड़ व अमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध परबसर डिडवाना कुचामन जिला में हुआ। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर की रियासत ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मान सिंह की गिंगोली नामक स्थान पर खाया। उससे हताश होकर 1810 में कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया। गिंगोली परबसर का युद्ध 1807 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? जयपुर और जोधपुर के मध्य। ठीक है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताने में राजनीतिक उबल पुथल कर दिया था? वो तो उदयपुर से थी। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? वह है स्वरूप सिंह। ठीक है, स्वरूप सिंह 1861 ईस्वी महाराणा ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह 1861-72 के काल में हुई थी। महाराणा के कन्यावध को 1844 ईस्वी में निषेध घोषित किया तथा डाकन प्रथा को 1853 ईस्वी में समाप्त किया। इन्होंने समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ था। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एंजाबाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना थी। ठीक है, अब देखते हैं मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है। एकलिंगनाथ जी का कुल देवता एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के शासकों के स्वयं को इनका दीवान कहा है। कुल देवी बाण मत्ता राज वाक्य जो दृढ़ राख्य धर्म को होती ही राख्य करतार राजध्वज उगता सूरज एवं धनुष बाण। डूंगरपुर राज्य में गुहिल वंशों का संस्थापक कौन था? वो था सामंत सिंह। वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश के अधिगत किया था। महारावल उदय सिंह के काल 1498-1526 ईस्वी में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज और वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल था। फिर सही क्रम देखना है। फर्स्ट आ जाता है सारंगपुर का युद्ध, फिर आ जाता है खानवा का युद्ध, हल्दी काटा का युद्ध, दिवेर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध जो है वो 1436 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध जो कि भरतपुर में हुआ था 17 मार्च को हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ था जो कि उदयपुर में है और 1576 ईस्वी में हुआ था। और जो दिवेर का युद्ध है वो भी राजसमंद में हुआ था। ठीक है,
और 1582 ईस्वी में हुआ था। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, सज्जन सिंह बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ द इंडिया का खिताब दिया था। ठीक है, इसी के साथ ही ये वंश हमारा कंप्लीट होता है। जो कछुआ वंश है हम कल पढ़ेंगे। आपके लिए शुभ रात्रि। रात की 12 बज चुकी है। थैंक यू सो मच और मेरा वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।